नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो हमने एसएससी एसएससी के लिए किस किस के लिए एसएससी और रेलवे। एसएससी में कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे? CHSL, CGL, MTS, CPO, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीके प्लस स्टैटिक जीके जो पूछे जाते हैं उनके लिए यह पेपर सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। हम बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? तो इसका हमारा सही आंसर है कौन सा अनुच्छेद 39 का है। कौन सा अनुच्छेद 39 का है? अब हम इनमें देख लेते हैं 39 का में क्या क्या है। संविधान का अनुच्छेद 39 का राज्य को एक सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत पेश किया गया। अब हम जितने नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं सभी अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक, कहाँ तक? 36 से 51 तक है अनुच्छेद। तो हम एक एक को देखते हैं सभी अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 36 है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 है, इसके तहत नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 है, इसमें राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 39 है, इसमें सभी नागरिकों के लिए आजीविका के साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन और धन समान वितरण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 39 क्या है? इसके तहत गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 के में है, इसके अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वायत्ता शासन की शक्ति देने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 41 इसमें बुढ़ापा, बीमारी या बेकारी जैसी विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 इसके तहत कार्यस्थल पर मानवीय माहौल सुनिश्चित करने और महिलाओं को प्रसूति सहायता देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 इसके में श्रमिकों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 के इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 43 है, इसमें सहकारी समितियां के गठन और प्रबंधन और उन्हें बढ़ावा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 है, इसके तहत पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश है। अनुच्छेद 45 इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शुरुआती बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान है। इसको
बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 46। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 47 इसमें लोगों को के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ पर रोक लगाने के निर्देश है। अनुच्छेद 48 इसके तहत कृषि पशुपालन और आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा दूधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 का इसके पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 49 है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और ऐतिहासिक वस्तुओं के संस्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 व अनुच्छेद 50 इसके तहत राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 2024 में रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है, किसे सम्मानित किया गया है? कर्पूरी गुरु को मरणोपरांत। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। कपूर ठाकरे, कौन? कपूर ठाकर एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे जिन्होंने 2 कार्यक्रम 1970-71 और 1977 से 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बारे में और भारत रत्न के बारे में जानते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा और उच्चतम कर्म के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता। प्राप्तकर्ता को पीपल के पत्ते के आकार का पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र मिलता है। अन्य भारत रत्न प्राप्तकर्ता: लता मंगेशकर 2001 में सम्मानित, मरणोपरांत भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए मनाया गया। भारतीय संगीत में उसके योगदान के लिए मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 2015 में सम्मानित, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका और भारतीय राजनीति में योगदान के लिए मनाया गया। सचिन तेंदुलकर 2014 में सम्मानित, क्रिकेट में उनकी उपलब्धि के लिए पहचाने गए। कपूर ठाकरे आरक्षित। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: मरणोपरांत भारत रत्न उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिनके योगदान उनकी मृत्यु के बाद भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। कुछ उल्लेखनीय मरणोपरांत प्राप्तकर्ता: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1990 में, एम जी रामचंद्रन 1988 में शामिल। चयन प्रक्रिया: भारत रत्न प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की गई सिफारिशों के आधार पर दिया जाता है। किसी औपचारिक नामांकन आवश्यक नहीं होता है और वार्षिक प्राप्तकर्ताओं की 3 सीमित है। दो 2014 से 2024 तक देखते हैं कौन किस किस को मिला है भारत रत्न। CN राव और सचिन तेंदुलकर को 2014 में, 2015 में मिला है मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत, और अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला है। और 2024 में
कपूर ठाकरे को मरणोपरांत लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन को। इन 5 लोगों को 2024 में मिला है, इसके बाद कोई नहीं मिला है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय बजट 2025-26। क्या केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने 2033 तक कम से कम खालिस्तान स्वदेशी रूप से डिजाइन और परिचालन एम एम आर विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक पहल के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कितनी? 5, कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन परिचालक ASMR विकसित करने के लिए लक्ष्य के साथ पहले 20 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में 2033 तक स्वदेशी रूप से डिजाइन और संचालित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को विकसित करने के पहल के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए। लक्ष्य कम से कम 5 परिचालक ASMR विकसित करना, जिसे दी गई समय सीमा और बजट आवंटन के लिए एक व्यवहार और महत्वाकांक्षी लक्ष्य माना जाता है। ASMR छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर उत्पन्न परमाणु रिएक्टर जो पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों की तुलना में लचीलापन, उत्पन्न सुरक्षा और कम पूंजी निवेश करता है। यह पहल स्वच्छ, टिकाऊ और ऊर्जा समाधानों को अपनाकर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। ASMR का विकास भारत के मेक इन इंडिया पहल में योगदान देना, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और कुशल रोजगार के अवसर पैदा करना करेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्च 2025। क्या? मार्च 2025 में प्रकाशित विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही आंसर है 118वां। कौन सा? 118वां स्थान मिला है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब हम देख लेते हैं भारत की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट में कौन कौन सा स्थान है, ये देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखी थी, उस प्रकार हम 2-4 ही देखेंगे इसमें। तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की 41वीं रैंक है। और वैश्विक यूनिकोर्न सूचकांक में भारत की दुनिया में 3रा स्थान है। और नाम मात्र GDP भारत की दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेट ऑफ द। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड डेयर चिल्ड्रन 2024 के अनुसार 2050 तक दुनिया के 1/3 से ज़्यादा बच्चे 4 देशों में रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश इन देशों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है सूडान। कौन सा देश है? सूडान। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो चलते हैं। स्टेट ऑफ
द चिल्ड्रन 2024 के अनुसार 2050 के दशक तक दुनिया के 1/3 से अधिक बच्चे केवल 4 देशों में रहेंगे: भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान और चीन। यह जनसांख्यिकी प्रवृत्ति इन देशों के जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन दर और युवा जनसंख्या संरचना जैसे कारकों से प्रेरित है। भारत के उच्च प्रजनन दर और बड़ी जनसंख्या के आधार कारण विश्व स्तर पर सबसे अधिक आबादी वाले देश बने रहने की उम्मीद है, जिसकी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अनुपात बच्चे हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर है, कौन सा बना है? दीव। कौन सा? दीव जिला है जो पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। कब? मई 2025 में। तो हम इसके बारे में देखते हैं। दीव मई 2025 में भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारतीय सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जोर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। अब चलते हैं इसके बारे में और देखते हैं। अब हम देखते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य। अब हम देखते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित पहले जो भी कुछ काम हुआ है उसके बारे में। पहला है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। गुजरात का मोढेरा गांव है। गांव भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। पहला सौर शहर कौन सा? मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल सांची का भारत का पहला सोलर सिटी बना है। अब देखते हैं पहला सोलर हवाई अड्डा कौन सा? पहला सौर हवाई अड्डा केरल का कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। पहला बड़ा तैरता सौर संयंत्र भारत का पहला बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित है। पहला सौर स्टेशन क्या? सौर रेलवे स्टेशन असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला मुख्य स्टेशन है। पहला सौर जिला कौन सा? पहला सौर जिला केंद्र शासित प्रदेश दीव का पहला जिला जो दिन में 100% और सौर से बिजली पाता है। पहला सौर उच्च न्यायालय कौन सा? पहला सौर उच्च न्यायालय रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला कोर्ट है। और देखते हैं पहली सौर संचालित नौका केरल में चलाई गई आदित्य भारत की पहली व्यावसायिक सौर ऊर्जा संचालित नाव है। पहला विशाल सौर वृक्ष भारत का पहला और सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगाया गया। और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत के में मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISA सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अश्विनी भिंडे देशपांडे किस घराने से की गायिका थी? क्या? अश्विनी भिंडे देशपांडे किस घराने से संबंधित एवं प्रसिद्ध गायिका है? तो इसका सही आंसर है
जयपुर अंतरोली घराना। कौन सा? जयपुर अंतरोली घराना। इसके बारे में देखते हैं हम। इसमें क्या दे रखा है? इसमें कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण घराने और उनके कार्यकर्ता। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख घराने और उनके संस्थापक और कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर घराना है पहला, सबसे पुराना घराना है। इसके संस्थापक कौन थे? उस्ताद हस्सू खां। कौन? उस्ताद हस्सू खां और हद्दू खां थे। और इसका मुख्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। किराना घराना। कौन सा? किराना घराना। इसके संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खां थे और इसका मुख्य केंद्र किराना कैराना उत्तर प्रदेश में है। अगला है आगरा घराना। कौन सा? आगरा घराना। इसके संस्थापक हाजी सुजान खां और बाद में गग्गे खुदा बख्श थे और इसका मुख्य केंद्र आगरा उत्तर प्रदेश में। जयपुर अंतरोली घराना। इसके संस्थापक उस्ताद अल्लादिया खां थे। कौन? उस्ताद अल्लादिया खां थे और इसका मुख्य केंद्र जयपुर राजस्थान में है। अगला है पटियाला घराना। कौन सा? पटियाला घराना। इसके संस्थापक उस्ताद अली बख्श और उस्ताद फतेह अली खां थे। इसका मुख्य केंद्र पटियाला पंजाब है। बनारस घराना। इसके संस्थापक पंडित राम साई जो तबला बजाते थे और पंडित गोपाल मिश्र गायन थे। इसका मुख्य केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अंतिम है दिल्ली घराना। इस दिल्ली घराने के संस्थापक है तानरस खां या मम्मन खां थे और इनका मुख्य केंद्र दिल्ली में है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा इन एन क्या इन एन एंटिकलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? इन एन एंटिकलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है अमिताव घोष। कौन सा? अमिताव घोष। अब अमिताव घोष की हम पुस्तकें देख लेते हैं। इसमें दे रखी होगी तो अमिताव घोष। अमिताव घोष इन एन एंटिकलैंड पुस्तक के लेखक है जो 1992 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक ऐतिहासिक कथा और नरवंश विज्ञान अध्ययन का मिश्रण है जो कथा और गैर कथा की शैलियों को जोड़ती है। इन एन एंटिकलैंड सांस्कृतिक आदान प्रदान, इतिहास, पहचान और प्रवासन जैसे विषयों को पड़ताल करती है। यह मिस्र और भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो इन दो क्षेत्रों के बीच मध्ययुगीन व्यापार नेटवर्क पर केंद्रित है। अमिताव घोष की कई अन्य उपन्यास प्रकाशित लेखक जिसे द शैडो लाइन्स और द ग्लास पैलेस शामिल है जो इतिहास और पहचान के विषय पर प्रकाश डालते हैं। अमिताव घोष। अमिताव घोष का जन्म 11 जुलाई 1956 को कलकत्ता भारत में हुआ था। वह 2007 में पद्मश्री, 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्त करता है। घोष अपनी ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मोहक कथाओं में बुनने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है जो उन्हें ऐतिहासिक कथा साहित्य की शैली में अग्रणी लेखकों में एक बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है लव इज ऑलवेज राइट एंड अदर म्यूजिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है विनीता डावरा नागिया। विनीता डावरा नागिया। विनीता डावरा नागिया के बारे में और देखते हैं क्या क्या दे रखा है। विनीता डावरा नागिया पुस्तक लव इन ऑलवेज राइट
एंड अदर म्यूजिक की लेखिका है, जो जीवन, प्रेम, रिश्तों और मानवीय भावनाओं की खोज करने वाले लेखक का संग्रह है। यह मानवीय व्यापार और मुद्दे में गहरी पत्रकार, स्तंभकार और लेखक के के रूप में काम के लिए जानी जाती है। विनीता नागिया की पुस्तक है द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रकाशकों से जुड़ी है। उन्होंने जीवन शैली के संबंध में योगदान दिया। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। हम देखते हैं कुछ लेखक और उनकी रचनाएं। रविंदर सिंह, आई टू हैड ए लव स्टोरी, आई टू हैड ए लव स्टोरी। दूसरी है कैन लव हैपन ट्वाइस, जैसे रोमांटिक उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। रवि सुब्रमण्यम, बैंकिंग और वित्त पर आधारित अपने थ्रिलर के लिए प्रसिद्ध, जैसे इज गुड वाज ए बैंकर। नोवोनिक चक्रवर्ती, नोवोनिक चक्रवर्ती द फोर एवर सीरीज और विस्पर्ड लाइज सहित अपने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के लिए जाने जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के लिए निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के लिए निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा, किसको तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है, किसको जाना जाता है? सुआ नृत्य को। सुआ सुआ को तोता कहा जाता है। क्या? सुआ को तोता कहा जाता है। तो तोता लोक नृत्य के नाम से किसको जाना जाएगा? सुआ नृत्य को। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। ये सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा दिवाली के त्यौहार पर किया जाता है। यह लोकप्रिय रूप से तोता नृत्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नर्तक प्रदर्शन करते समय अपने हाथों में मिट्टी के तोते रखते हैं। सुआ नृत्य खुशी का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी समुदाय को निकटता से जुड़ा है। और देखते हैं कोलाटम नृत्य। क्या? कोलाटम नृत्य आंध्र प्रदेश का है। लंबाड़ी नृत्य क्या? तेलंगाना का है। लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना का। और ओलिंग मोन्यू नृत्य कौन सा? ओलिंग मोन्यू नृत्य है नागालैंड के में कोन्या जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओलिंग त्योहार के दौरान किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से? सुआ नृत्य के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य उल्लेखनीय लोक नृत्य है पंथी नृत्य, राउत नाचा, कर्मा आदि। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में INCOSPAR में एन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, क्या है? नेशनल। क्या? नेशनल है। एन का अर्थ नेशनल है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसका मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। नेशनल शब्द संगठन के दायरे को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान पहलों पर केंद्रित होने पर प्रकाश डालता है। इसकी स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। नेशनल को शामिल करने से राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय में समिति की भूमिका का पता चलता है, जिससे भारत के भीतर वैश्विक विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीक क्षेत्रों में विकास और सहयोग सुनिश्चित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसमें इसमें देखते हैं हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इन कोर्स पर का उत्तराधिकारी था और यह विश्व स्तर पर अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक बन गया। इसके उल्लेखनीय मिशनों में चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शामिल है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सहित कई लॉन्च साइटों का संचालक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 441 एन है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार W गुरुत्वाकर्षण के कारण यह उस पर लगने वाला बल और उसकी गणना सूत्र Wm/g का उपयोग करके किया जाता है। W का अर्थ है न्यूटन, n वस्तु का भार है, m का अर्थ है किलोग्राम, kg वस्तु का द्रव्यमान है और g का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जो पृथ्वी पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इस मामले में वस्तु का भार 444 एन दिया गया है और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना भार के सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करके किया जा सकती है। तो m बराबर 441 n बटा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो m बराबर 45 m बराबर 45 kg आएगा इसका सही आंसर। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नासा के शोध के अनुसार किस ग्रह के रिंग सबसे खराब स्थिति दर से लुप्त हो रहे हैं? नासा के शोध के अनुसार किस ग्रह के रिंग सबसे खराब स्थिति दर से लुप्त हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शनि के। कौन से? शनि के रिंग सबसे खराब स्थिति से लुप्त हो रहे हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। शनि के वलय गायब हो रहे हैं। वलय गायब हो रहे हैं। नासा के शोध से पता चला कि शनि के प्रतिष्ठित वलय वर्षा नामक एक घटना के कारण अप्रत्याशित रूप से तेजी से नष्ट हो रहे हैं, जहां वलयों के कण गुरुत्वाकर्षण के तहत शनि के वायुमंडल में खींचे जा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्तमान विसरण दरों के आधार पर 100 मिलियन वर्षों में वलय पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। इसे शनि के वलयों की दीर्घायु के लिए सबसे खराब स्थिति माना जाता है। चलते हम इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1773 के आसपास 1773 के आसपास अंबर के सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है मालवा का। किसका? मालवा का। इसके बारे में हम और देखते हैं। हमारे आया है क्वेश्चन, सवाई राजा जय सिंह कहाँ का? आमेर का। अंबर यानी आमेर। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखते हैं। इसका
सवाई राजा जयसिंह द्वितीय 1688 से 1743। सामान्य परिचय देखते हैं इसकी उपाधि वगैरह क्या क्या। शासनकाल इसका शासन 1699 से 1743। राजधानी आमेर जयपुर। समकालीन उन्होंने अपने जीवन काल में 7 मुगल बादशाहों के दौर देखे। क्या 7 मुगल बादशाहों के दौर देखे थे इसने। सवाई की उपाधि की इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। राजेश्वर राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने। इसने सूबेदारी सूबेदारी कहाँ कहाँ की ये देखते हैं। इसने मालवा की सूबेदारी 3 बार की थी। कब कब? 1713 में, 1729 में और 1732 में। मालवा के सूबेदार बने मराठों को रोकने के लिए। आगरा का सूबेदार कब बना? 1722 में आगरा के सूबेदार बने। और जहाँ यहाँ जाट विद्रोह क्या चूड़ामन जाट का दमन किया। जयपुर की स्थापना 1727 में की इसने। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में दिनांक 18 नवंबर 1727 को जयपुर गुलाबी नगरी की स्थापना की। वास्तुकार जयपुर के मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। विशेषता यह शहर ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। भारत का पहला नियोजित शहर है। ग्रिड सिस्टम पर आधारित पहला नियोजित शहर है। कौन सा? जयपुर। क्या? जयपुर। अब देखते हैं इसके बारे में और। जंतर मंतर इसने जंतर मंतर 5 खगोल वेधशालाएं बनवाई थी। किसने? सवाई जयसिंह ने। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 5 वेधशालाएं किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने। जयसिंह ने भारत में कुल 5 जगहों पर वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली में सबसे पहली 1724 में। फिर है दूसरी है जयपुर सबसे बड़ी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये तो। तीसरे उज्जैन। चौथे वाराणसी, काशी और मथुरा। यह अस्तित्व में नहीं है। ये वर्तमान में अस्तित्व में है। इसके महत्वपूर्ण निर्माण व पुस्तक। इसने जयबान तोप जयगढ़ किले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी पहियों वाली तोप का निर्माण करवाया। जिज मुहम्मद शाही। क्या? जिज मुहम्मद शाही खगोल विज्ञान पर आधारित नक्षत्रों की शुद्ध सारणी पुस्तक तैयार करवाए। अगला है जय सिंह कारिका। क्या? जय सिंह कारिका ज्योतिष विषय पर स्वयं ग्रंथ लिखा। अन्य ऐतिहासिक तथ्य। अंतिम हिंदू शासक। प्राचीन परंपरा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ कराने वाला है अंतिम हिंदू राजा 1734 में। हुरडा सम्मेलन 1734 में। राजस्थान के राजपूत राजाओं को मराठों के खिलाफ एकजुट करने के लिए इस सम्मेलन के आयोजन के मुख्य भूमिका निभाई। समाज सुधार। सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शुरुआत प्रयास किया। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई। पीएसयू में अंशों जैसी सरकारी परिसंपत्तियों को बिक्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है अंशों की बिक्री से प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होती है। क्या? अंशों की बिक्री से प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्त राशियों का हिस्सा होती है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। क्या? पीएसयू शेयरों और जैसे सरकारी संपत्तियों की बिक्री और पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है कि क्योंकि इसमें सरकार द्वारा इक्विटी जैसी पूंजीगत संपत्तियों का एहसास शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में शेयरों की बिक्री से जुटाई गई धनराशि गैर आवर्ती प्रकृति की होती है और सरकार के लिए आय का नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग राजकोषीय घाटे को कम करने और विकासात्मक गतिविधियों के लिए धन देने के लिए किया जाता है, न कि इसे राजस्व प्राप्तियों में माना जाता है।
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के औद्योगिक नीति। यह भारत की औद्योगिक नीति खालिस्तान के अनुसरण करते हुए भारत में एक विशेष बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो औद्योगिक नीति कौन सी थी वो? तो वह औद्योगिक नीति है कौन कौन सी 1991 की। कौन सी 1991 की, इसके बारे में देखते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति भारत में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार थी, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना और इसे वैश्विक बाजार में एकीकृत करना था। इस नीति के अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त करना और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना जैसे उपाय पेश किए गए। अब इसमें देखते हैं हम भारत में औद्योगिक नीति कब कब आई। क्या भारत में औद्योगिक नीति कब कब आई, ये देखते हैं हम। अब हम देखते हैं भारत में कौन कौन सी औद्योगिक नीति आई और उनमें क्या बदलाव किया गया। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषणा तिथि 6 अप्रैल 1948 को तत्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। इसमें मुख्य बदलाव क्या क्या किए गए? भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ काम करना था। वर्गीकरण, उद्योगों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। सामरिक महत्व के उद्योग, बुनियादी उद्योग, नियंत्रित उद्योग और निजी उद्योग। अगले है 1956 की औद्योगिक नीति। कौन सी? 1956 की औद्योगिक नीति घोषणा तिथि 30 अप्रैल 1956 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। मुख्य बदलाव, इसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, जिसे उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर लाइसेंस राज की शुरुआत की। वर्गीकरण, उद्योगों को 3 सूचियों में ABC में बांटा गया, जिसे भारी उद्योगों पर सरकार का पूरा एक अधिकार हुआ। अगला है 1973 की औद्योगिक नीति। कौन सी? 1973 की औद्योगिक नीति घोषणा 2 फरवरी 1973 को इंदिरा गांधी सरकार के दौरान। मुख्य बदलाव, इसमें पहली बार कोर इंडस्ट्री यानी बुनियादी उद्योगों की पहचान की गई। विशेषता, बड़े औद्योगिक बड़े औद्योगिक घरानों की संपत्ति सीमा तय करने के लिए MRTP एक्ट को और सख्त किया गया। 1977 की औद्योगिक नीति। कौन सी? 1977 की औद्योगिक नीति घोषणा तिथि 23 दिसंबर 1977 को जनता पार्टी सरकार के उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा। मुख्य बदलाव, इसमें गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए भारी उद्योगों की जगह कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया। विशेषता, इसकी मुख्य विशेषता है लघु उद्योगों के विकास के लिए हर जिले में जिला उद्योग केंद्र स्थापित किया गया। 1980 की औद्योगिक नीति। कौन सी? 1980 की औद्योगिक नीति घोषणा तिथि 23 जुलाई 1980 को दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। मुख्य बदलाव, इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों की क्षमता बढ़ाना और पुरानी नीतियों की कमियों को दूर करना था। विशेषता, उद्योगों को आधुनिकीकरण और नई तकनीकों को इस्तेमाल पर जोर दिया। 1991 की औद्योगिक नीति। कब? 1991 की औद्योगिक नीति नई आर्थिक नीति है। घोषणा 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। मुख्य बदलाव, यह भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार था, जिसमें LPG मॉडल लाया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया।
इसकी विशेषता है, केवल 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिए लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया और विदेश निवेश के दरवाजे खोल दिए गए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, खालिस्तान में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उसे मार दिया गया। तो इसमें पूछ रहा है रानी बाई को कब शिकस्त हुई। तो इसका सही आंसर है जून 1858 को। कब? जून 1858 को। इसके बारे में देखते हैं हम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय विद्रोह में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थी, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ाई के दौरान हार गई और वहाँ मार दी गई। उसकी मृत्यु तब हुई जब उन्होंने जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का विरोध करने की कोशिश की। रानी लक्ष्मीबाई को उसकी बहादुरी के और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है। और देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई की पृष्ठभूमि। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नाम मणिकर्णिका तांबे था। उसका विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से हुआ था और वे झांसी की रानी बनी। अपने पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यापगत के सिद्धांत के तहत झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसका पुरजोर विरोध किया। 1857 क्रांति का विद्रोह विभिन्न कारणों से शुरू हुआ, जैसे व्यापगत सिद्धांत, जैसे विलय नीति, आर्थिक शोषण और भारतीय परंपराओं के स्पर्श। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तात्या टोपी, नाना साहिब जैसे अन्य नेताओं के साथ भी सेना में शामिल हुई। इसमें इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2001-2002 में उत्पादन शुल्क 2001 और 2002 में उत्पादन शुल्क संरचना को खालिस्तान प्रतिशत सैनवेट केंद्र मूल्य वर्धित कर की एक दर पर युक्ति संगत बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है 16 सही आंसर है। इसके बारे में देखते हैं। उत्पादन शुल्क संरचना को वित्तीय वर्ष 2001-2 में 16% की एक दर पर युक्ति संगत बनाया गया था, जिसे पिछली जटिल बहुत दर प्रणाली सरल हो गई। कन्वर्ट केंद्रीय मूल्य वर्धित करने, एक समान कराधान सुनिश्चित करने और वस्तुओं और सेवाओं पर व्यापक प्रभाव को कम करने के लिए पारंपरिक उत्पादन शुल्क संरचना को बदल दिया। इस सुधार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और अनुपालन बढ़ाना और भारत में निर्माताओं और उत्पादकों के लिए एक सरलीकृत कराधान व्यवस्था बनाना था। और देखते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य की आकस्मिक निधि भारत के किसी राज्य की आकस्मिक निधि खालिस्तान के पास होती है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। आकस्मिक निधि किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। अब देखते हैं हम और इसमें क्या क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखते हैं एआई के साथ सॉल्यूशन।
इस क्वेश्चन में हुआ है किसकी बात, राज्यपाल की बात हुई। तो हम राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल की शक्ति और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। अनुच्छेद 153 है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। अगला है अनुच्छेद 154, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिसका उपयोग वह स्वयं या मातहत अधिकारी द्वारा करता है। अगला है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर किसी दोषी की सजा को कम या निलंबित करने की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों की सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164, कौन सा अनुच्छेद 164, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। 167 है अनुच्छेद 167, राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री की सूचना मांगने का अधिकार है। अनुच्छेद 174, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 200 है, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल मंजूरी दे सकता है और रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति के निर्णय लेने की शक्ति का विवरण है। अनुच्छेद 213, कौन सा अनुच्छेद 213, जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 243 के और 243 एल, राज्यपाल राज्य के स्थान ने चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती की वित्तीय स्थिति के राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 267(2), क्या अनुच्छेद 267(2), राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, जिसे वह अप्रत्याशित खर्चों के लिए धन दे सकते हैं। इसमें इतना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हुगली नदी में गाद जमा होने से समस्या जूझ रहा है? तो इसका सही आंसर है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह है जो हुगली नदी की गाद जमा होने की समस्या से जूझ रहा है। इसके बारे में और देखते हैं। कोलकाता पोर्ट जिसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, भारत में पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर स्थित है। पोर्ट को हुगली नदी में गाद जमाव के कारण एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए नौवहन क्षमता बनाए रखने के लिए बार बार ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है। गाद जमाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है जो नदी तल में जमा तलछट का भारी भार वहन करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 21, भारत के योजना आयोग का प्राथमिक कार्य क्या था? क्या भारतीय योजना आयोग का प्राथमिक कार्य क्या था? तो इसका सही आंसर है पंचवर्षीय योजना बनाना और उन्हें लागू करना। क्या? पंचवर्षीय योजना बनाना और उन्हें लागू करना। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पंचवर्षीय योजना हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इसमें पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं सभी पंचवर्षीय योजनाओं को फटाफट। पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956 के बीच चली। इसका मॉडल था हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हैरोल्ड डोमर मॉडल। मुख्य प्राथमिकता कृषि के विकास को दी गई थी और इसके लक्ष्य बनाम वास्तविक विकास 2.1% का लक्ष्य रखा गया, जबकि इसमें प्राप्त कितना हुआ? 3.6। क्या? 3.6 प्राप्त हुआ। पर इसमें प्रमुख कार्य क्या क्या हुए? भाखड़ा नांगल बांध बनाए गए, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी जैसी घाटी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच चली। क्या? 1956 से 1961 के बीच। मॉडल पीसी महालनोबिस। क्या? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। मुख्य प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों। क्या? तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग। इसके लक्ष्य बनाम वास्तविकता। इसका लक्ष्य था 4.5, जबकि 4.27 प्राप्त हुआ। प्रमुख कार्य भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला में स्थापित संयंत्र स्थापित किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966। क्या? 1961 से 1966। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाना था। इसके मुख्य प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों पर समान ध्यान। लक्ष्य बनाम वास्तविक विकास 5.6 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तविकता में उसे 2.4% का प्राप्त हुआ। जी, यह योजना पूरी तरह विफल रही। विफलता के कारण क्या कहें इसमें? 1962 का भारत और चीन का युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1965-66 का भीषण सूखा अकाल पड़ा था। 1965-66 में भीषण सूखा पड़ा। इसमें प्रमुख कार्य झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना 1964 में हुई। योजना अवकाश। फिर इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश चला 1966 से 1969। तीसरी योजना के विफलता और संसाधनों की कमी के कारण 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं गई चला। इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई। इस अवधि में भारत की हरित क्रांति की शुरुआत हुई। चौथी कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। क्या? 1969 से 74। इसका मॉडल था गॉडगिल फॉर्मूला। क्या? गॉडगिल फॉर्मूला आधारित था। मुख्य प्राथमिकता इसमें स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रकृति। और इसका लक्ष्य और देख लेते हैं। इसका लक्ष्य था 5.7 था, वास्तविक 3.3%। इसमें प्रमुख कार्य 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में और इसरो की स्थापना 1974 में। भारत का पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा भी इसी दौरान हुआ। अगली है पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच चलाई। मुख्य प्राथमिकता गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। विशेष नोट: यह योजना अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 4 साल में ही समाप्त कर दिया। इसका लक्ष्य 4.4 था, वास्तविक प्राप्त 4.8 रहा।
1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। अगली है रोलिंग प्लान 1978 से 1980। जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंच योजना के समय ये पहले बंद करके रोलिंग प्लान अमृत योजना चलाया गया। गुनार मिडल को इसका प्रेरणा माना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। मुख्य प्राथमिकता गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। लक्ष्य इसमें लक्ष्य था 5.5 का और प्राप्त 5.7। प्रमुख कार्य शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की बैंक की स्थापना हुई। देश में आधुनिकीकरण की शुरुआत इसी योजना में मानी जाती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। कब 1985 से 1990। मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। मुख्य प्राथमिकता भोजन, काम और उत्पादकता, अनाज उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। लक्ष्य बनाम वास्तविक विकास क्या है? इसका लक्ष्य 5% वास्तविक विकास 6.01%। प्रमुख कार्य जवाहर रोजगार योजना 1989 की शुरुआत। भारत में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई। राजनीतिक अस्थिरता और वार्षिक योजना 1990 से 1992। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति और आर्थिक संकट के कारण 8वीं योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस दौरान 1990 से 1991 के लिए 2 वार्षिक योजनाएं लागू की गई, जिस समय भारत में बड़े आर्थिक सुधार एलपीजी क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य प्राथमिकताएं मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। इसमें लक्ष्य था 5.6 का और 6.8 प्राप्त हुआ। प्रमुख कार्य है 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002। मुख्य प्राथमिकता न्यायपूर्ण विवरण और समानता के साथ विकास। लक्ष्य बनाम वास्तविक विकास। लक्ष्य 6.5 था, वास्तविक विकास 5.4 रहा। विफलता का कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। मुख्य प्राथमिकता 10 वर्षों के लिए 2 गुना। इसमें लक्ष्य था 8% का और प्राप्त 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2010। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी मुख्य प्राथमिक तीव्र और अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य बनाम वास्तविक। लक्ष्य 0%, वास्तविक विकास 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। थीम मुख्य प्राथमिकता तीव्र अधिक समावेशी सतत विकास। 8% विकास लक्ष्य दर रखा गया था। इसको खत्म करके यह अंतिम थी 1 जनवरी 2025 के इसके स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है वर्तमान में। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में शुरू की गई। कब? तो इसका सही आंसर है 2014 में। कब? 2014 में फरवरी में शुरू की गई थी राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति
2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस नीति शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, नेतृत्व के मुद्दों को संबोधित करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा अंग मनुष्य को अम्लीकृत वसा को बचाने के लिए एंजाइम लाइपेज का स्राव करता है? तो इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अग्नाशय मानव पाचन तंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग है जो लाइपेज सहित विभिन्न पाचन एंजाइमों को साबित करने के लिए जिम्मेदार है। अग्नाशय लाइपेज अम्लीकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ग्लिसरॉल और मुक्त फैटी एसिड में तोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मनुष्य में यह श्वसन वर्णक है। दूसरा है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि क्या प्रति बहुत निम्न बंधुता होती है। तो इसका सही आंसर है केवल एक। क्या मनुष्य में एक श्वसन वर्णक है? चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में आयोजित सम्मेलनों के सारांश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है संहिता। क्या? संहिता कहा जाता है। इसके बारे में देखते हैं। संहिता वैदिक साहित्य के सबसे पुराने और सबसे मौलिक ग्रंथ जो प्राचीन भारत ज्ञान प्रणालियों का मूल है। इसमें विविध देवताओं को भजन, प्रार्थना और अनुष्ठान, 7 दार्शनिक विचार और ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाएं शामिल है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो में, इस सीरीज में लगभग 50 पेपर सेट होंगे। उनको अगर देख लिया तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, उनमें इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आपको एग्ज़ाम में स्कोर बूस्टर होगा। क्या? स्कोर बूस्ट होगा। चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।